क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 11 में हमने सेक्शन हमें आज सेक्शन 228 ए, सेक्शन 229 और सेक्शन 229 ए जो इसके अंतिम तीन धाराएं हैं उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 228 ए की। 228 में कतिपय अपराधों में पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण से संबंधित है। ये धारा तीन उपधाराओं में बटी हुई है। पहली जो उपधारा है वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो कि धारा 376 सेक्शन 376 ए से लेकर 376 ई तक, यही वो कतिपय अपराध हैं जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, जो रेप से रिलेटेड है, आईपीसी में इनका वर्णन किया गया है। उनके अंतर्गत कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर ऐसे पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण कर दिया जाए तो उन्हें समाज में कलंकित होना पड़ेगा, समाज में उन्हें उपेक्षा का भाजन बनेंगे वो। इस बात को समझते हुए विधि निर्माताओं ने सेक्शन 228 ए को 1983 में शामिल किया। बाद में इसमें जब महिलाओं से रिलेटेड और कठिन कानून बने, उस जैसे 2013 में बने, तो उसमें संशोधन करके उस नई धाराओं का भी प्रवेश कराया गया। तो ये धारा लाने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि उन व्यक्तियों की पहचान के प्रकटीकरण को रोका जाए जो किसी अपराध में पीड़ित भी हैं और समाज में भी उपेक्षा का भाजन बनती हैं। तो इस बात को सोचते हुए इसे अपराध की श्रेणी में लाया गया और दंडित किया गया। उपधारा एक ये कहती है कि जो कोई किसी पीड़ित व्यक्ति के नाम को या किसी अन्य बात को ये जानते हुए कि इसके प्रकटीकरण से उसका नुकसान होगा, क्या करता है, मुद्रण या प्रकाशन करता है। जब मुद्रण और प्रकाशन करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक बात और समझने की है धारा 1 में कि 376 और 376 ए से लेके ई तक के जो अपराध हैं उनका किया जाना अविकथित हो, मतलब ये बात सही है कि ऐसा अपराध घटित हुआ है या फिर ऐसे अपराध किया जाना पाया गया हो। इस दशा में अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के नाम या अन्य बात का मुद्रण प्रकाशन किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उपधारा 1 हुई। उपधारा 2 जो बताती है वो किसी अपराध के बारे में नहीं बताती, न दंड का प्रावधान करती है। वो उन 3 बातों को बताती है जिसके अंतर्गत ऐसा मुद्रण और प्रकाशन अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वो 3 कौन सी बातें हैं? सबसे पहले, पुलिस का भारसाध अधिकारी या अन्वेषणकर्ता अधिकारी लिखित प्राधिकार से अगर मुद्रण और प्रकाशन करता है, जबकि वो किस लिए कर रहा है, अन्वेषण के प्रयोजनार्थ कर रहा हो या फिर साथ में सद्भावना पूर्वक कर रहा हो, ये सारी बातें मिल जाती हैं तो उसके द्वारा किया गया जो मुद्रण और प्रकाशन है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो पीड़िता है उसके लिखित प्राधिकार से मुद्रण प्रकाशन हुआ हो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और तीसरा जो पॉइंट है उपधारा 2 का, वो ये कहता है कि अगर पीड़िता की मृत्यु हो गई है या वो अवयस्क या विकलचित्र है तो उसका निकट संबंधी के परमिशन से मुद्रण प्रकाशन हो सकता है या उसके निकट संबंधी के लिखित प्राधिकार से कोई मान्यता प्राप्त जो संगठन है, समाजसेवी संगठन है, वो उसका प्रकाशन और मुद्रण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण है उपधारा 2 के साथ में, वहां उन्होंने बताया है कि मान्यता प्राप्त समाज सेवी कल्याण संस्थाएं कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं जिन्हें समाज में जो समाज सेवा काम कर रही है समाज के अंदर और मान्यता प्राप्त है, ऐसी संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये उपधारा 2 की बात हुई। अब उपधारा जो 3 है वो फिर से एक दंड का प्रावधान करती है। उपधारा 3 में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है और कोई व्यक्ति न्यायालय की ऐसी कार्यवाही का न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशन और मुद्रण कर देता है, जिससे जो पीड़िता है उसका नाम या उसके संबंध कोई बात ऐसी होती है कि उसके पहचान का प्रकटीकरण हो जाता है, तो दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान वही है जो धारा 1 में दिया गया है, 2 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से धारा 228 ए में जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं वो समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए, जिससे कि जो समाज में जिस तरह का बर्ताव किया जाता है पीड़िता के साथ में वो न हो, उनके पहचान के प्रकटीकरण को रोका जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 229 पे। सेक्शन 229 जूरी और असेसरों के प्रतिरूपण के बारे में है। प्रतिरूपण, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, प्रतिरूपण होता है कि झूठा कोई किसी का रूप धारण कर ले, उसको प्रतिरूपण बोला जाता है।
तो जूरी असेसर को ये बात पता है कि वो किसी जूरी असेसर के रूप में न तो वो उसने कोई शपथ ली है, माने ग्रहित शपथ नहीं है, उसने कोई शपथ ग्रहण नहीं की है, न वो किसी लिस्ट में पैनल है या किसी लिस्ट में उसका नाम है, ठीक है ना, ऐसा कोई जूरी असेसर है। और वो ये भी जानता है कि जो मैं जूरी असेसर के रूप में इस कार्य को कर रहा हूं, न तो मुझे विधि इस बात की अनुमति देती है और ना ही विधि अनुमति देती है, और जो कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल कर रहा है। ऐसी दशा में कोई जूरी असेसर के रूप में स्वेच्छा से कोई ऐसा सेवा कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान वही 2 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन आखिरी सेक्शन है 229A। 229A एक इन धाराओं से बिल्कुल अलग एक सेक्शन है। इसमें लिखा है जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा है या बंद पत्र पर छोड़ा है, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। ये उसमें जमानत देते समय बंद पत्र का जब प्रक्रिया पूरी होती है उसमें ये बात लिखवाई जाती है कि आपको आना है, हाजिर होना है। उसमें अगर कोई असफल होता है तो उसके लिए 229A में प्रावधान दिया गया है। क्या लिखा है सुनिए। जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर, कोई व्यक्ति किसी अपराध से आरोपित है और जमानत या बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, ठीक है ना, क्या करता है, जमानत या बंद पत्रों के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्याप्त कारण, ठीक है ना, तो पर्याप्त कारण के बिना क्या करता है, हाजिर होने में असफल रहता है, तो इस धारा के अंतर्गत आएगा। अब पर्याप्त कारण के बिना हाजिर होने में असफल रहता है तो अपराध का प्रावधान। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए पर्याप्त कारण बता दे तो दंडित नहीं किया जाएगा, सही बात है ना। तो ये पर्याप्त कारण दर्शित करने का या साबित करने का भार किसके ऊपर डाला गया है, इसको साबित करने का भार उस अभियुक्त के ऊपर डाला गया है, उस व्यक्ति के ऊपर डाला गया है जो उपस्थित नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है, उसमें असफल रहता है। वो बताएगा कि कौन से पर्याप्त कारण थे जिसकी वजह से वो हाजिर होने में असफल रहा। ठीक है, तो अब धाराओं पे आते हैं। अगर वो ऐसा बताने में, पर्याप्त कारण बताने में असफल रहता है तो 1 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो थी धारा। अब इस धारा से लगे हुए स्पष्टीकरण में 2 प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान है? सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि जो मूल दंड है जिसके अपराध में उसे जमानत या बंद पत्र के अधीन छोड़ा गया था, उस दंड के अतिरिक्त ये 1 वर्ष का दंड जो मैंने धारा 229A में बताया वो अतिरिक्त दंड होगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना, जिस आरोपित दंड से वो दोषित होगा उसके अतिरिक्त 1 वर्ष का कारावास और मिलेगा उसको, किस बात के लिए, कि वो हाजिर होने में असफल रहा। पहली बात। दूसरी बात, इस धारा के अंतर्गत दंड न्यायालय की जो संपत्ति के बंद पत्र के समर्पण की जो पावर है, आपने ऐसा सीआरपीसी में पढ़ा होगा कि अगर बंद पत्र जारी कर दिया गया है और उस बंद पत्र के में किसी को हाजिर होना है, असफल रहता है, तो न्यायालय क्या करती है, बंद पत्र का समर्पण कर लेती है। तो बंद पत्र का समर्पण भी अतिरिक्त है, वो तो होगा ही, उसे कोई रुकावट नहीं है, वो कार्यवाही नहीं रुकेगी। ये एडिशनल है कि 1 वर्ष का उसको किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर आज मैंने पूरा किया। चैप्टर 11 काफी बड़ा था, उसमें हमने 11 वीडियोस बनाए हैं और उनको आप देखोगे तो एक बार में पूरे चैप्टर को आप कवर अप करोगे। प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 12। उसके बारे में पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और फिर मैं एक के बाद एक वीडियो बना के उस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा।